तो आरफिन की शुरुआत स्टील से तो नहीं हुई, तो ये कहाँ-कहाँ से जर्नी शुरू हुई, धीरे-धीरे कैसे करके आप ये बिज़नेस पे आए? हमारा फैमिली बैकग्राउंड ऐसे देखें तो बिजनेस ही है। फादर टेक्सटाइल्स में थे, टेक्सटाइल्स किया, इलेक्ट्रिकल्स किया, शुगर किया, गारमेंट्स किया। तो फाइनेंस से मेटल ये क्यों दिमाग में आया? क्या सोच के दिमाग में आया? हम लोग की जो फाइनेंस एक्टिविटी थी थोड़ी बहुत कंपनी फ्लोट करने के बाद मेटल सेक्टर को कैटर किया। आपकी शादी 18 साल की उम्र में जो मैंने भी कहा। सो कब से वेपन बिज़नेस में है? जब स्कूलिंग कंप्लीट किया तभी से इसको इंटरेस्ट लग गया था बिजनेस में। अब जतिन आपकी बारी। आपके आने के बाद से सिचुएशन 360 डिग्री चेंज हुई है। स्टील मार्केट वाज बूमिंग लाइक एंड 2002 से लेके 2008 तक इंडिया का स्टील बूम बहुत जबरदस्त रहा। प्रोडक्ट वाइज कहाँ से शुरू करूँ और कहाँ तक लूँ? अगर आपके पास आम आदमी आके पूछता है कि सर आप क्या बनाएं? तो आप क्या बताएं? नमस्कार, बिजनेस नामा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए दो और खास मेहमान मौजूद हैं। हम बातचीत करने आए हैं आज आरफिन की मैनेजमेंट के साथ और जबरदस्त तेजी, धुआंधार तेजी के बाद अब क्या है आगे की ग्रोथ योजना, उन पे बातचीत करेंगे। हमारे साथ कंपनी के चेयरमैन श्री महेंद्र सर मौजूद हैं और कंपनी के एमडी जतिन सर भी मौजूद हैं। आप दोनों को ही नमस्कार और आप दोनों का स्वागत है। तो महेंद्र सर, मतलब इतना ही कह सकता हूँ कि जब उनका ग्रेजुएशन हुआ तब मैं पैदा हुआ था। सो इतनी पुरानी हिस्ट्री के साथ वो कंपनी को लेकर चल रहे हैं। महेंद्र सर और जतिन सर, मतलब मल्टीपल चीजों पे हम बातचीत करेंगे, जिसमें प्रमोटर होगा, प्रोडक्ट होगा, प्रॉफिट्स होंगे, एक ऑब्वियसली आपकी ग्रोथ स्टोरी है, उस पर बातचीत होगी। लेकिन सबसे पहले शुरू करूंगा महेंद्र सर आरफिन से। क्या है आरफिन? ये आरफिन वर्ड ही क्यों, कोई और नाम क्यों नहीं? और कहाँ से आया आरफिन, कब हुआ शुरू, कैसे ये पूरी जर्नी रही आपकी? और जब ये कंपनी हमने इनकॉर्पोरेट की थी तब हमारे फैमिली मेंबर्स के नेम उसके साथ जुड़े रहे, इसलिए हमने इसको आरफिन, अरविंद कुमार, रमेश कुमार फैमिली मेंबर्स थे। और जब फाइनेंस कंपनी हमने फ्लोट की तो इसी नाम को हमने आगे बढ़ा के एज ए शॉर्ट फॉर्म में आरफिन कर दिया, क्योंकि एज ए फाइनेंस कंपनी लिमिटेड कंपनी में जाना है हमको, तो इतना बड़ा नाम थोड़ा हमको ऐसे लगा कि इसको शॉर्ट फॉर्म किया जाए। तो फर्स्ट एंड सेकंड वर्ड लेके हमने एज ए फाइनेंस कंपनी फ्लोट किया था उस टाइम। तो आरफिन की शुरुआत स्टील से तो नहीं हुई थी कि आपकी जो पुरानी हिस्ट्री है वो बहुत सारे चीजों के साथ चल रही है। तो ये कहाँ-कहाँ से जर्नी शुरू हुई, धीरे-धीरे कैसे करके आप इस बिजनेस पे आए और ये ग्रोथ स्टोरी को ड्राइव किया? हमारा फैमिली बैकग्राउंड ऐसे देखें तो बिजनेस ही है। फादर टेक्सटाइल्स में थे, फिर जैसे जैसे फैमिली ग्रो हुआ, हम लोग 5 ब्रदर्स फैमिली है, तो दूसरे सारे फील्ड एक एक करके हमने शुरू किए। टेक्सटाइल्स किया, इलेक्ट्रिकल्स किया, शुगर किया, गारमेंट्स किया। और फिर जब मैं फील्ड में आया बिजनेस के अंदर आफ्टर स्टडी, तो हमने एक फाइनेंस कंपनी फ्लोट किया और स्टॉक मार्केट का थोड़ा बहुत काम करते थे उस टाइम पे। 1992 में ये कंपनी फ्लोट की, बट उससे 10 साल पहले से स्टॉक मार्केट का मेरे ब्रदर्स भी देखते थे और फादर भी करते थे और मैंने भी उसी को फॉलो किया। तो वो टाइम पे मार्केट के अंदर काफी अच्छा था। हर्षद मेहता तेजी, नितिन, ये पारेख तेजी, ये सब थे। तो अच्छा, मतलब एक यंग जनरेशन होती है, उसको अच्छा लगता है इजी मनी, तो उसी को स्टार्ट किया और धीरे धीरे फाइनेंस कंपनी काफी 96 तक रही। और फिर हमने स्टॉक मार्केट लिस्टिंग करवाया, क्योंकि स्टॉक मार्केट से रिलेटेड बिजनेस था, तो लिस्टिंग करवाया। और 2015 तक कंपनी ऐसे ही एज ए फाइनेंस कंपनी साइलेंट रही, कोई ज्यादा एक्टिविटी नहीं थी। फिर बाद में हम लोग मेटल फील्ड में आए। तो दो सवालों को पहले अलग बांटूंगा। पहला, हर्षद मेहता, हमारे लोग जो है ना वो बहुत इंटरेस्ट के साथ सुनते हैं। सबको लगता है हर्षद मेहता, और आपने वो समय सामने से देखा है, तो सिर्फ आउट ऑफ कंटेक्स्ट है ये। लेकिन हर्षद मेहता के ड्यूरेशन में कैसा फील होता था जब बाजार, उस समय तो बहुत उतार चढ़ाव होता था और लोगों को बाजार इतना पता भी नहीं था, तब कैसा लगा? वो टाइम पे उसके नाम से ही मार्केट एकदम बूमिंग हो जाता था। लोगों को ऐसा पता चलता है कि इस स्क्रिप्ट में हर्षद मेहता इंटरेस्टेड है। अगर नाम भी आ गया हर्षद मेहता का तो भी, अगर नहीं है तो भी वो स्क्रिप्ट चल जाती थी।
और मार्केट ऐसा था कि पूरे इंडिया लेवल पे कोई ऑफिशियल प्लेटफॉर्म था नहीं, जस्ट एक दूसरे के माउथ मार्केटिंग से मार्केट चलता था। तो उसके वजह से बूमिंग जब तक वो रहा हर्षद मेहता, उसका स्कैम नहीं आया तब तक मार्केट इन्वेस्टर्स इतने बढ़ गए वो टाइम पे। तो कम बैक टू आरफिन, अब आए आप स्टील वाले 2015 का जोन, जब आपने एंटर किए मेटल स्पेस में, तो फिनेंस से मेटल ये क्यों दिमाग में आया, क्या सोच के दिमाग में आया? हम लोग जो फाइनेंस एक्टिविटी थी थोड़ी बहुत कंपनी फ्लोट करने के बाद मेटल सेक्टर को कैटर किया, क्योंकि कुछ हमारे जान पहचान वाले मेटल्स वाले थे, उनको हम लोग फाइनेंस करते थे। फाइनेंस करते करते हर इंडस्ट्री को एक लिमिट होती है फाइनेंस करने की कंपनी की, तो उसमें फिर हम लोग उनके साथ ज्वाइंट हुए और ऐसे बिजनेस सीख लिया। तो आपकी शादी 18 साल की उम्र में हुई थी, जो मैंने कहीं पढ़ा सुना है। सो अर्ली जतिन भी बिजनेस में आ ही गए होंगे। सो कब से जतिन बिजनेस में है? ये ग्रेजुएशन नहीं बोल सकते हैं, जब स्कूलिंग कंप्लीट किया तभी से इसको इंटरेस्ट लग गया था बिजनेस में, तो वहीं तब से आप मेटल स्पेस में आ चुके थे। हाँ, मेटल स्पेस में हम लोग जैसे मेटल फाइनेंस करते थे, वो टाइम पे ट्रेडिंग एक्टिविटी हम लोगों ने चालू कर दी थी। तो 12th के बाद जतिन थोड़ा बहुत फ्री रहता था, तो उसके लिए एक इंडस्ट्री हमने टेक ओवर की, वो जॉइंट हमारा फैमिली बिजनेस था, तो उसमें जतिन ने उसको आगे बढ़ाया। तो अब जतिन आपकी बारी, आपके आने के बाद से सिचुएशन 360 डिग्री चेंज हुई है, और मतलब ताबड़तोड़ तेजी भी रही है शेयर में, वो बात की बात है, लेकिन कंपनी के नंबर्स में ताबड़तोड़ तेजी आई है। क्या ट्रांसफॉर्मेशन आपने किया, क्या आपने रीड किया जब आप आया था? जब मैं बिजनेस में आया था उस टाइम पे ये फील्ड डीऑक्स जो हमारा फील्ड है, तो बहुत ज्यादा प्लेयर्स नहीं थे, और स्टील मार्केट वाज बूमिंग लाइक एनीथिंग। 2002 से लेके 2008 तक इंडिया का स्टील बूम बहुत जबरदस्त चला, और फिर 2008 के बाद तो बहुत जबरदस्त मल्टीप्लिकेशन था। तो वी फोकस इनटू स्टील सेक्टर एट दैट मोमेंट ऑफ टाइम। हम लोगों ने स्टील डीऑक्स प्रोडक्शन चालू किया, और स्टील डीऑक्स में और फर्स्ट कस्टमर्स वर कंपनीज लाइक जेएसडब्ल्यू स्टील एंड आर्सेलरमित्तल निप्पॉन स्टील, व्हिच वाज अर्लियर एसआर, और उसके बाद टाटा स्टील। So we cater to all these steel plants, and demand of these companies rose like anything. तो हमारा भी इसके साथ में ग्रोथ होते गया, और वो जैसे जैसे वो लोग ग्रोथ करते थे वो हमको बताते थे कि you have to plan accordingly. So we grew with this steel companies, और अभी तो steel production in India is almost 150 million ton, whereas the DOX requirement is almost multiplied by 3. So 150 million के ऊपर 3 लाख टन DOX annually इंडिया को चाहिए होता है, and we are catering only 20% of that right now. तो महेंद्र सर, पहले तो आपकी जब जहां से शुरू हुआ था और आज आप जहां खड़े हो, इतने सारे क्लाइंट्स, इतने सारे कस्टमर, इतने बड़े बड़े नाम, मतलब स्मॉल कैप में इकलौती कंपनी है जिसके अंदर जेफी बैठा हुआ है। सो इस तरह के जो गेम चेंजर्स हुए हैं, ये उम्मीद था उस समय? नहीं, उस समय उम्मीद नहीं था, बट जब हमने डीऑक्स को सिलेक्ट किया एज ए प्रोडक्ट, वो टाइम पे ऑर्गेनाइज सेक्टर में कोई नहीं था डीऑक्स बनाने वाला, और जो स्टील प्लांट्स थे उनको ऑलवेज स्कैरसिटी रहती थी कि मटेरियल जब प्रिक्योर उनको करना है तो बहुत सारे वेंडर्स उनको सर्च करने पड़ते थे, ढूंढने पड़ते थे। तो जब हम लोगों का एक एंटरप्रेन्योरशिप यू कैन से जीन्स में है, तो हम लोगों को के डिमांड है तो माल बनाना ही चाहिए, तो उससे हम लोग ग्रो करते गए, और फिर बाद में जैसे जैसे हम लोग ग्रो किए और आरफिन को एज ए लिस्टेड एंटिटी इस फील्ड में लाए, तब जेएफई की एंट्री हुई, क्योंकि जापान का स्लो डाउन जब चल रहा था तो उनको भी एक इंटरेस्ट था कि कहीं पर उनके पांव मजबूत करें। तो उस पर तो मैं बात करूंगा, मुझे पहले एक बात बताओ, कभी कोई ऐसा गेम चेंजिंग पॉइंट आपको जो याद पड़ता हो कि हाँ, इस दिन से मेरे लिए मुझे लगता है कि बड़ा गेम चेंजर आया? जतिन का बिजनेस में आना तो ऑब्वियसली दिख ही रहा है, लेकिन उसके अलावा कोई क्लाइंट, कोई ऐसा ट्रिगर पॉइंट जहां से एक बड़ा क्लिक कर गया? दो जगह हमको ऐसा लगा कि नहीं, हम लोग बहुत आगे जा सकते हैं। जब हमको एक सऊदी गवर्नमेंट का कॉन्ट्रैक्ट मिला जो पूरे साल का, किस साल सन की बात होगी? 2015 से ही नहीं, 2013 से 13 में हमको मिल गया था।
JSW उस टाइम पे हमारे साथ था, टाटा स्टील था, SR स्टील था, ये सब तो थे ही। बट सऊदी गवर्नमेंट एक बड़ा नाम है, फॉर्च्यून 500 में है कंपनी, उसका एज ए सिंगल वेंडर हमको ऑर्डर मिला। तो हम लोगों को लगा, फिर वही टाइम पे डिऑक्स में हम लोग पायोनियर थे शुरू से ही। तब JFE को इंटरेस्ट लगा, और JFE हमारी जो दूसरे प्रोडक्ट्स है, फेरो टाइटेनियम करके हमने एक प्रोडक्ट चालू किया, एलॉय वगैरह तो कर ही रहे थे, तो उसमें उसको इंटरेस्ट लगा और वो हमारे एज ए बायर ज्वाइंट हुए। तो जतिन, आपको मतलब पहला गियर तो सर ने लगा दिया था, गाड़ी चल पड़ी थी, दूसरा गियर धीरे धीरे लग ही गया था, ये तीसरा चौथा पांचवा मारने की जो आपको स्थिति दिखाई पड़ी, ये आपको कब लगा कि अब यहाँ से मैं इसको मल्टीपल टाइम बड़ा कर सकता हूँ, क्या सोच के? 2013-14 में हमको ऐसा लगा कि अकेले स्टील इंडस्ट्री के भरोसे हम ग्रो नहीं कर पाएंगे। सो इफ यू वांट टू, हमको अगर यही फील्ड के अंदर, रिसाइकलिंग के अंदर ग्रो करना है, तो हम हमारा बास्केट बड़ा होना चाहिए। और इंडिया के अंदर अगर इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड कोई भी चीज करेंगे तो वो चलनी है, बिकॉज इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ अभी बहुत जबरदस्त। हम लोग डेवलप्ड कंट्री से ऑलमोस्ट आज 20-25 साल पीछे इन टर्म्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। टेक्नोलॉजी है अपने पास, सब कुछ है। अब अभी गवर्नमेंट का स्पेंडिंग भी अच्छा आ रहा है, तो हमने फिर स्टील से हम पावर में आए। पावर में हम पावर कंडक्टर, ये ओवरहेड कंडक्टर्स बनाते हैं, HT हो गया। फिर अभी MVCC कंडक्टर का हम आगे प्लान कर रहे हैं, और प्लस उसके साथ में फाउंड्री को हमने इन्वॉल्व किया, प्रोडक्ट्स लाइक फेरो टाइटेनियम और इनर कूलेंट्स ऐड करके। तो हम लोगों ने पावर, स्टील एंड ऑटोमोबाइल के रिलेटेड प्रोडक्ट्स, जो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स है, जो बेसिक रॉ मटेरियल कहलाते हैं, वो हमने उसके अंदर डाइवर्सिफाई किया, एंड हमने वी स्टार्टेड ऑल दिस प्रोडक्शंस। तो प्रोडक्ट आपका बहुत लंबा सेगमेंट है, तो इसलिए मुझे जरा ज्यादा उस पर बात करनी पड़ेगी। महेंद्र सर, आप ही बताओ, आप पायनियर हो, आपने इसको शुरू किया है, सो कंपनी करती क्या है? मैं अगर बेसिक आम आदमी की भाषा में पूछूं, कि सब चीजें यहाँ बैकवर्ड इंटीग्रेटेड हो, फॉरवर्ड इंटीग्रेटेड हो, आप बहुत कुछ बनाते हो, यहाँ बहुत सारी चीजें रखी भी हुई है जो मैं देख पाया हूँ, लेकिन शुरू से शुरू करूं तो कंपनी करती क्या है? एक आम आदमी की भाषा में कंपनी क्या करती है? जनरली एंटरप्रेन्योर्स का एक ड्रीम होता है कि वो जो भी फील्ड में है वो फील्ड बढ़ाता जाए, और उसका ड्रीम रहता है कि कहीं पर ना कहीं पर ही शुड बी द बेस्ट। हर आदमी का एक ड्रीम होता है कि वो बेस्ट होना चाहिए अपने फील्ड में। तो मेरा ड्रीम शुरू से ही था कि मेरे को जो भी करना है, बड़ा करना है एंड बेस्ट करना है। जब जापान हमारे साथ जुड़ गए एज ए बायर, तब हमको लगा कि वी कैन मेक बेस्ट क्वालिटी, बिकॉज जापानीज का एक है कि अगर क्वालिटी नहीं है तो दे विल नॉट एसोसिएट विद अस। तो जब जापानीज हमारे साथ जुड़ गए एज ए बायर, और कंटिन्यूस वो लोग 10 साल से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो हमको लगा कि हम लोग बहुत आगे जा सकते हैं। और फिर बाद में जब कोलैबोरेशन आ गया, उनका इक्विटी इन्फ्यूजन आया, उनका इन्वेस्टमेंट्स आया हमारे साथ, तब हमको लगा कि अब हमारे फ्यूचर बहुत आगे जाएगा। तो फिर वही बात घूम के आता हूँ कि प्रोडक्ट वाइज कहाँ से शुरू करूँ और कहाँ तक लूँ? अगर आपके पास एक आम आदमी आके पूछता है कि सर आप क्या बनाते हो, तो आप क्या बताओ? नहीं, मल्टीपल्स प्रोडक्ट है, क्योंकि हर सेगमेंट में, हर प्रोडक्ट में कहीं ना कहीं कंपटीशन या सैचुरेशन आता है। तो हम लोगों ने एक ही सोचा कि अगर उसको कंपटीशन को फेस करें, तो आप अगर पुराने हो गए तो कंपटीशन तो फेस हो गया है, बट प्राइस मार्जिन्स को मेंटेन रखना है, तो आपको प्रोडक्ट रेंज बढ़ानी पड़ेगी, और प्रोडक्ट का सिलेक्शन ऐसे करो कि जो निश प्रोडक्ट हो, बहुत कम बनाने वाला हो इंडिया में। तो हम लोग प्रोडक्ट ऐसे ही सिलेक्ट करते हैं कि जहाँ ऑलवेज डिमांड है एंड इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट है। तो आज इंडिया को इकोनॉमिक ग्रोथ भी मिलता है, इंपोर्ट्स का जो सब्स्टिट्यूशन मिलता है वो भी बेनिफिट होता है, तो वी आर पार्ट ऑफ द ग्रोथ, इंडियन ग्रोथ। जतिन सर, स्क्रैप से शुरू करते हो आप लोग, आपका प्रोडक्ट स्क्रैप से शुरू होता है और धीरे धीरे वो हर जगह लगने लग जाता है, जहां जहां पर पावर है, ऑटोमोबाइल है, टाइटेनियम भी कुछ कुछ एक्सटेंट यूज हो रहा है। तो ये स्क्रैप से एंड तक का सिलसिला क्या रहता है? हम लोग जो प्रोडक्ट्स बनाते हैं, जैसे आप पूछ रहे कि क्या आर्फिन करता है एज अ प्रोडक्ट, तो हमारे 5 प्रोडक्ट लाइंस है। एक है एल्यूमिनियम डीऑक्स। एल्यूमिनियम डीऑक्स क्या करता है? स्टील जब मैन्युफैक्चरिंग होता है
तो उसके अंदर ऑक्सीजन के बबल्स रह जाते हैं। वो बबल्स जब ब्लास्ट फर्नेस से रिफाइनिंग फर्नेस में आता है तो बढ़ जाते हैं, और उसको अभी ऐसे ही कास्ट नहीं कर पाएंगे क्योंकि बबल्स है, तो अंदर प्रोडक्ट के अंदर भी बबल्स आएगा। तो वो एल्यूमिनियम डीऑक्स एज अ डीऑक्सीडेंट एजेंट एक्ट करता है, ऑक्सीजन को निकालता है स्टील में से, और एल्यूमिना के फॉर्म में वो स्लैग के अंदर चले जाता है। तो इट एक्ट्स एज अ केमिकल, एज अ डीऑक्सीडेंट एजेंट फॉर द स्टील प्लांट। एक ये प्रोडक्ट हो गया। स्टील के रिलेटेड फेरो टाइटेनियम है। फेरो टाइटेनियम बेसिकली हाई ग्रेड स्टील्स बनाने के लिए यूज होता है। जो अभी मिलिट्री ग्रेड स्टील्स है, कॉटन ग्रेड स्टील्स है, शिपिंग के अंदर जो स्टील्स लगते हैं उसके अंदर नॉर्मली टाइटेनियम, फेरो टाइटेनियम यूज होता है। ठीक है, इट्स अ नीश प्रोडक्ट फॉर स्टील प्लांट। और इंडिया वर्ल्ड वाइड देखेंगे तो टाइटेनियम के प्रोड्यूसर्स हार्डली 15 या 16 होंगे, तो वी आर वन ऑफ देम। हम लोग इंडिया के साथ में हम जापान भी ये प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करते हैं। ठीक है, साउथ ईस्ट एशिया में कोरिया भी जाता है, और इंडोनेशिया भी जाता है, वियतनाम भी जाता है। यूरोप में ये हम प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करते हैं, मिडिल ईस्ट में भी करते हैं। फिर स्टील के रिलेटेड हो गया दूसरा, एल्यूमिनियम डीऑक्स के अंदर ही दो प्रोडक्ट्स है, बेसिक डीऑक्स एंड स्पेशलाइज्ड डीऑक्स। तो हम प्राइमरी डीऑक्स एंड इन फॉर्म ऑफ वायर रॉड्स एंड इन फॉर्म ऑफ क्यूब्स एंड नॉचवार भी बनाते हैं। वो बहुत नीश प्रोडक्ट है जो बहुत कम स्टील प्लांट लेते हैं, बट ओनली फॉर हाई ग्रेड स्टील्स बनाने के लिए यूज होता है। फिर इनोकुलेंट्स हो गया। इनोकुलेंट्स जाता है फाउंड्री के अंदर, जो ग्रेन रिफाइनमेंट के लिए यूज होता है। इन्वेस्टमेंट कास्टिंग हो गया, या कोई भी काइंड ऑफ कास्टिंग, एमएस कास्टिंग हो गया या सीआई कास्टिंग हो गया, उसके ग्रेन रिफाइनमेंट के लिए इनोकुलेंट्स यूज होता है। और इनोकुलेंट प्रोड्यूसर्स इंडिया के अंदर 4 ही है, वी आर 5th वन। एंड और उसके लिए उसके अंदर भी काफी स्कोप है, हम काम बढ़ा सकते हैं। वो भी हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं जापान। तो हमारा क्वालिटी इज एडेप्टेड इन जापानीज मार्केट, एक्सेप्टेबल इन जापानीज मार्केट। फिर हमारा प्रोडक्ट आता है, दूसरा है कोड वायर। कोड वायर स्टील के अंदर यूज होता है और फाउंड्री के अंदर यूज होता है। डिसल्फराइजेशन के लिए नॉर्मली कोड वायर यूज होते हैं, और एज अ एडिशन कोड वायर यूज होते हैं। पावर के अंदर हमारा प्रोडक्ट है इन कंडक्टर्स HT एंड LT बोथ। हम इंडिया के अंदर जितने भी डिस्कॉम्स है और ट्रांसमिशन कंपनी का सबको सब जगह रजिस्टर्ड है, सब जगह देते हैं। तो ये हो गया प्रोडक्ट्स। तो एक बात बताओ, इतने सारे प्रोडक्ट हैं, तो स्टील कंपनियां मेजरली पहले तो आएंगी, तो कौन कौन सी कंपनी को आप सप्लाई करते हो? हम लोग इंडिया के हर स्टील कंपनी को सप्लाई करते हैं, फ्रॉम कंपनीज लाइक JSW, टाटा, ArcelorMittal निप्पॉन स्टील, जिंदाल स्टेनलेस, JSPL एंड सेल। हर स्टील प्लांट के 4-4, 5-5 यूनिट्स है, तो सब जगह हम लोग रजिस्टर्ड, सब जगह हम देते हैं। तो अगर छोटे स्टील प्लांट्स को भी हम देते हैं बेसिकली, और पावर कंपनियों में डिस्काउंट डिस्काउंट। सो अगर मैं कैटेगराइज करूं तो सबसे बड़े 3 स्टील कंपनियां कौन कौन सी रहेंगी इनको आप सप्लाई करते हैं? JSW, टाटा और ArcelorMittal निप्पॉन स्टील। ठीक है। एक चीज महेंद्र सर, JFE ये दुनिया की सबसे बड़ी स्टील कंपनियों में से एक है। इंडिया में ये जिंदल के अंदर इन्वेस्टेड है, इधर JSW में, या वो आपके यहाँ इन्वेस्टेड है? ऐसा क्या देखा उसने कि वो यहाँ पर इन्वेस्ट कर रही है? कोई भी जापानीज कंपनी जब भी इन्वेस्टमेंट का सोचती है तो वो उस कंट्री का बेस्ट प्लेयर कौन है उनको पूरा स्टडी करेंगे, और एज ए लिस्टेड कंपनी ट्रांसपेरेंसी ऑफ अकाउंट्स एंड एवरीथिंग, ट्रांसपेरेंसी ऑनलाइन अवेलेबल है। तो वो लोग काफी साल तक स्टडी करने के बाद उनको लगा कि आर्फिन कैन बी सिलेक्टेड फॉर दैट कोलैबोरेशन। तो जब JFE आया तो ये आर्फिन के लिए कितना बड़ा गेम चेंजर रहा? आर्फिन के बिजनेस जब अब हमारा उनके साथ 14 इयर्स का एज ए डिस्ट्रीब्यूशन एग्रीमेंट है, प्लस दे हेल्प टू डेवलप द प्रोडक्ट्स। ये 2 साल हो गए, तो अभी 12 साल बाकी। 12 साल बाकी है। तो हम लोग ऐसा सोच रहे हैं कि JFE आने के बाद हमारा बिजनेस मल्टीफोल्ड में ग्रोथ होगा। अगले 10 साल के अंदर हम लोग ग्रोथ अपना मल्टीफोल्ड देख रहे हैं। तो जतिन सर, क्योंकि जापानीज हमेशा से जाने जाते हैं अपनी क्वालिटी के लिए, सो उनका आना क्या बाकी कस्टमर्स को भी ऐसा दिखने लगे कि ये आया है, क्वालिटी होगी, तो और ऑर्डर्स पिकअप किया? मैं शॉर्टली आपको बता रहा हूँ, अनऑर्गेनाइज से ऑर्गेनाइज सेक्टर को इंडिया में डीऑक्स हमने बनाया, और ऑर्गेनाइज से ब्रांडेड डीऑक्स वो भी हमने बनाया विद द हेल्प ऑफ JFE।
अच्छा, It's तो very अब simple. जेएफई के थ्रू आप जापान को केटर करते हो Yes. और उस ग्रेड की स्टील और भी लोग मांगते हैं या उस हाँ। ग्रेड का प्रोडक्ट? हाँ, अभी काफी स्टील प्रोडक्ट्स जो जापान में बन रही है, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट इंपोर्ट होती थी, अभी नाउ इन इंडिया अभी वो सब बन रही है। तो इंडिया वैल्यू एडेड स्टील का बहुत बड़ा प्लेयर बनने वाला है और वैल्यू एडेड स्टील के अंदर वैल्यू एडेड डिऑक्स में बहुत बड़ा रोल प्ले होने वाला है। तो हमारा बिजनेस बिकॉज ऑफ जेएफई काफी क्वालिटी और वैल्यू एडेड स्टील के अंदर हमारा डिऑक्स जाने क्योंकि जब शुरू हुआ था, जो अभी आप कह भी रहे हो कि अनऑर्गेनाइज से ऑर्गेनाइज और ऑर्गेनाइज से ब्रांडेड, ये आपने किया है, तो ऑब्वियसली बात है अनऑर्गेनाइज से कंपटीशन भी होगा, ब्रांडेड भी आ रहे हैं, उसका भी कंपटीशन होगा। सो अभी कहां पर आरफिन प्लेस्ड है और क्या टारगेट आप करके चल रहे हो अगले 5 साल में? मार्केट शेयर देखे जाए तो 20% मार्केट शेयर इंडिया का डिऑक्स का हम लोग कैटर करते हैं। ऑर्गेनाइज मार्केट का? यस, ऑर्गेनाइज। अनऑर्गेनाइज को एंट्री नहीं मिलती है अभी, क्योंकि आपको रिलायबिलिटी चाहिए, कंसिस्टेंसी चाहिए प्रोडक्ट के अंदर, तो वो स्टील प्लांट अभी मांगते हैं जो अनऑर्गेनाइज प्लेयर नहीं दे पाते। और कंसिस्टेंसी के साथ में आपको परफॉर्म भी करना है। तो दिस ऑल फैक्टर्स की वजह से अनऑर्गेनाइज सेक्टर ऑलमोस्ट फेड आउट हो गए और कंसोलिडेशन हो चुका है इंडियन डिऑक्स मार्केट में। तो मैं अगर सही समझ रहा हूँ तो जितनी स्टील कंपनियां अपने स्टील प्लांट लगाती जाएंगी, बड़ी छोटी ऑर्गेनाइज अनऑर्गेनाइज हर तरह की, उतनी प्रोडक्ट की डिमांड आपकी बढ़ती जाएगी। Yes. हम लोग अभी आज दूसरे का मार्केट शेयर नहीं भी ले, सेम मार्केट शेयर रखे अपना, तो भी हमारा 5 फोल्ड्स में डिमांड बढ़ेगी। 5 फोल्ड? यस, बिकॉज इंडिया का स्टील प्रोडक्शन आज 150 है, तो वो 600 मिलियन के ऊपर जाने का उनका टारगेट है नेक्स्ट 15 या 20 इयर्स में। तो इट्स ऑलमोस्ट इतना डिमांड डिऑक्स का रहने, और कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं है डिऑक्स का। डिऑक्स चाहिए तो चाहिए ही है। और दूसरा, किसी भी सूरत में अगर हम इलेक्ट्रिफिकेशन या पावर के काम को और एक्सपैंड होता देखेंगे, तो अगेन फिर आप लोगों का डिमांड ऐसी बूस्ट अप करेगा अदर देन स्टील। यस, एब्सोल्युटली। चल, उसके सिवाय वी आर कमिंग इनटू न्यू प्रोडक्ट लाइंस आल्सो फॉर द पावर। तो एमवीसीसी कंडक्टर बोलते हैं, अभी रिकंडक्टराइजेशन में नए एडवांस कंडक्टर्स यूज हो रहे हैं। एमवीसीसी इज वन ऑफ देम। So we are also coming with MVCC conductor unit, and we will start this production by in next 2 to 3 months. तो ये भी सेम डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लेंगी? Yes, ये डिस्कॉम ही लेंगे। Yes. Okay. अब क्योंकि आप लोग पावर, ट्रांसमिशन एंड मतलब डिस्ट्रीब्यूशन, ऑटो, इंफ्रास्ट्रक्चर और स्टील, इन सबको केटर करते हैं। स्टील में मतलब बहुत कुछ आ जाएगा फिर तो। लेकिन कौन कौन से सेगमेंट को आप मेजरली टारगेट कर रहे हो? एक डोमेस्टिक और एक्सपोर्ट, इनका रेशियो क्या लेके चले? आज की तारीख में करंट सिनेरियो में हमारा एक्सपोर्ट 20% है ऑफ टोटल सेल्स। कौन कौन सी एरियाज में? जापान, मिडिल ईस्ट में सऊदी, दुबई, कतर, और फार ईस्ट के अंदर वियतनाम एंड इंडोनेशिया। तो अभी इंडिया का और यूरोप का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होना है, तो हम लोग वहां पे भी टारगेट करेंगे। ओके। और सेक्टर वाइज कौन कौन सी एरियाज को आप पहले केटर करोगे अभी? मेनली अभी तो जो इंडिया से एक्सपोर्ट हो रहा है, डिऑक्स हो रहा है हमारे कंपनी से, और फेरो-टाइटेनियम और इनोकुलेंट्स। तो ये 3 प्रोडक्ट लाइन हम सेक्टर वाइज देखेंगे तो मेजर एक्सपोर्ट्स वहां से आना है। ओके। महेंद्र सर, जो प्राइसिंग है इस सेक्टर की, वो कैसे डिटरमिन होती है? कि हमारी समझ ये कहती है कि हम एक्सपोर्टर भी हैं लेकिन प्राइसेस भी हैं, ट्रम्प साहब के हल्ले में मेटल भागता भी है, सो रुपया क्रूड भी ऐसी सिचुएशन में कि रुपया कमजोर हो रहा है, डॉलर मजबूत हो रहा है, सो ये पूरे सेक्टर की प्राइसिंग कैसे करते हैं? प्राइसिंग के अंदर ऐसा है कि जितनी भी प्लांट्स है, बड़े प्लांट्स है, वो शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट नहीं करते हैं, लॉन्ग टर्म उनको कंसिस्टेंट सप्लाई चाहिए, तो लॉन्ग टर्म के लिए प्राइसिंग फिक्स नहीं हो पाता है। लंदन मेटल एक्सचेंज एक बेस प्राइस माना जाता है एल्यूमिनियम के लिए, तो उसको एज ए फॉर्मूला एक फिक्स करते हैं प्लांट के साथ, और उस फॉर्मूले से प्राइसिंग एज एंड व्हेन जो भी चेंजेस होता है प्राइसिंग, तो इफेक्ट हमको आता है। तो अगर कभी एलएमई में प्राइस भागता है, या ये रुपी डॉलर इक्वेशन चेंज होती है, कुछ भी होता है और प्राइस में बदलाव आता है, तो ऑटोमेटिकली क्लाइंट उसके लिए तैयार रहता है। यस, वो उसका जो कॉन्ट्रैक्ट होता है उसी के अंदर सारा फॉर्मूला मेंशन रहता है और उसके हिसाब से चलता है। तो आपको प्राइसिंग का कोई प्रेशर कोई नहीं है? प्रेशर नहीं।
प्राइस। दूसरा, क्योंकि आप ऑर्गेनाइज मार्केट के 20% मार्केट शेयर को कमांड कर रहे हो, तो आपके हाथ में भी प्राइसिंग पावर है, छोटा मार्केट शेयर नहीं है। इंटरनेशनल मार्केट है तो हमको इंटरनेशनल मार्केट ही फॉलो करना पड़ता है। प्राइस कंट्रोल नहीं कर सकता था कोई भी प्लेयर। तो ये जो टर्मोइल्स चलते हैं आमतौर पे, डॉलर रुपए की इक्वेशन जब बदलती है या मेटल के प्राइसेस भागते हैं, तो ये कंपनी के लिए फेवरेबल है कि नुकसानदेह? जब भी भागती है दैट इज फेवरेबल ऑलवेज। ठीक है। और क्योंकि जो भी प्राइसिंग होता है या डॉलर भी भागता है तो रियलाइजेशन, जब इंपोर्ट एक्सपोर्ट का रियलाइजेशन वो बेटर होता है, और जो एलएमई भागती है तो भी बेटर होता है। क्योंकि प्राइमरी एंड सेकेंडरी जब भी प्राइस अपसाइड जाता है तो उसका गैप जो है वो बढ़ जाता है। जितना प्राइमरी भागता है उतना सेकेंडरी नहीं भागता है। परसेंटेज में अगर गिने तो वो 10% भागेगा तो ये 8% ही भागेगा, तो तब मार्जिन्स लेवल अच्छे हो जाते हैं थोड़े। तो केविन सर, ये सिचुएशन, क्योंकि 2015 से आप देख रहे हो 11-12 साल हो गए, और मेटल के प्राइसेस ऐसा नहीं कि एक तरफा भागे, बीच में झटका भी खाए थे दो बड़े बड़े। रुपया हालांकि स्टेबल टू वीकनेस साइड पर है। तो ये सिचुएशंस में आपको क्या लगता है कितना मूवमेंट आपको फेस करना पड़ेगा? अभी तक देखे, अगर जियोपॉलिटिकल सिचुएशन नहीं आ रही है तो एल्यूमिनियम बहुत स्टेबल मेटल है। 5% प्लस और माइनस इज मैक्स। बट जियोपॉलिटिकल सिचुएशन लाइक वॉर्स या कोविड आया था, तो उस टाइम पे मार्केट डाउन आई थी इन टाइम ऑफ कोविड, एंड मार्केट बढ़ी थी इन टाइम्स ऑफ वॉर। बट दैट इज टेम्पररी। बेसिकली आप लॉन्ग टर्म होराइजन में देखोगे तो वो वापस स्टेबलाइज हो जाती है उसके लेवल पे। तो इतना डिफरेंस वेरिएशन नहीं होता है बेसिकली एल्यूमिनियम मार्केट के अंदर, 5% प्लस और माइनस। तो एक चीज, ये जो पीछे गल्फ ऑफ हॉर्मुज का इशू चल रहा था, और आप एक्सपोर्टर भी हो प्लस इंपोर्टर भी, रॉ मटेरियल तो आता भी हो गई, सो इस सिचुएशन के हिसाब से क्या बदलाव, क्या दिक्कतें? ऐसे पीरियड में हम लोग नॉर्मली हेज करना प्रिफर करते हैं। अभी हम हेजिंग लंदन मेटल एक्सचेंज के अंदर हम लोगों ने हेजिंग चालू किया, तो मार्केट का फ्लक्चुएशन हमको नहीं हर्ट होगा। तो आप लोगों को इम्पैक्ट नहीं करता है गल्फ ऑफ हॉर्मुज का? सप्लाई चेन डिस्टर्ब होती है स्क्रैप की, बट उसके सिवाय उसके अकेला गल्फ ऑफ हॉर्मुज या मिडिल ईस्ट कंट्रीज ही नहीं दे रही है इंडिया को सप्लाई करी। आज मटेरियल ऑस्ट्रेलिया से आ रहा है, यूरोप से आ रहा है, अमेरिका से आ रहा है, तो वो सब कांस्टेंट है। प्राइस प्लस और माइनस हो रहा है। एक बार बताओ, अभी अपनी समझ के लिए पूछ रहा हूँ, स्क्रैप आया, आपने उसको प्रोसेस किया, उसकी वजह वेस्टेज जो निकलता होगा, वो रेशियो क्या रहता है? नॉर्मली रेंज रहती है 10 to 15%, बट वो भी हम पूरा 100% उसको रिसाइकल कर लेते हैं। तो इवेंचुअली जो फाइनल वेस्टेज होती है 5 से 7% मैक्सिमम रहती है। ओके। और क्योंकि मल्टीपल प्रोडक्ट्स हैं, केबल में हो, स्टील में हो, अलग अलग प्रोडक्ट्स में हो, सो हायर मार्जिन साइड पे कौन सा प्रोडक्ट रहता है, और ब्लेंडेड मार्जिन क्या निकालते हैं? हमारा 8% इबिटा पे हम लोग नॉर्मली वर्क करते हैं। धीरे धीरे अभी जैसे जैसे स्केल बढ़ रहा है तो 8 to 10 हम टारगेट कर रहे हैं कि वी विल गो अप टू 10% इबिटा मार्जिन। ओके। और ये कब तक हो जाएगा रफली? आई थिंक सो नेक्स्ट 2 years के अंदर वी विल रीच टू 10% इबिटा। महेंद्र सर, क्योंकि मैं जब लास्ट टाइम आपको मिला था, एक बड़ा सा वो लेके बैठे थे पेज, जिसपे आपने 10 साल का गाइडेंस लिख के रखा हुआ था, और आपने मुझे बात बताई थी कि आपने जब बिजनेस शुरू किया था तब भी आप 10 साल का गाइडेंस लेके बैठे हुए थे। सो 10 साल बहुत अनसर्टेन टाइम्स के बाद आएगा, आई नो, लेकिन फिर भी ऐसा क्यों करके चल रहे हो? जनरली क्या है, हर एंटरप्रेन्योर है, उसका एक सपना होता है कि उसको कहाँ आगे जाना है। अगर सेटिस्फाइड है तो उसके सपने छोटे होंगे। मेरा नेचर ऐसा है, मेरे सपने बहुत बड़े हैं। भले एज कुछ भी हो, आदमी के सपने ऑलवेज बड़े होने चाहिए। सक्सेस अगर आदमी को बड़ी करनी है तो बड़े सपने ही सक्सेस दिला सकता है। अगर आदमी की सोच ही छोटी होगी तो वो आप ग्रो बड़ा नहीं कर पाएंगे। तो मेरे को बड़ा ग्रो करना है तो मेरा विजन बड़ा होना चाहिए, विजन लॉन्ग टर्म होना चाहिए। और अगर लॉन्ग टर्म होता है तो उसको कैसे एक्ट करना है उसके लिए आप मेहनत करते हो। तो हमेशा सर इस सिचुएशन में, मतलब क्योंकि इतनी लंबी जर्नी चलते हुए आ रहे हो, ऐसा नहीं है ना सिर्फ तेजी मिली होगी, मंदी भी आई होगी, डाउन ट्रेंड भी आया होगा, प्रॉब्लम भी आई होगी, ऐसे मैनेज किया उसने? तेजी मंदी
पार्ट ऑफ बिजनेस, जैसे सुख दुख पार्ट ऑफ लाइफ होता है, तो ये तो चलता ही रहना है। कभी कोई लगा नहीं फेलियर जैसा आ रहा है? नहीं, बहुत कभी पैसा- सोचा नहीं, कभी फेलियर को कैसे फेस करना है, उसको सक्सेस में बदलना है। हाँ। फेलियर ऑलवेज गिव्स बेटर सक्सेस इन द लाइफ, हाँ। वो मैं हमेशा मानता हूँ। अगर आप एक बार फेल होते हैं तो और ज्यादा बेटर सक्सेस के लिए और बेटर कर पाएंगे। नहीं तो अक्सर करके जब जतिन भी आते होंगे बिजनेस में आपके पास कि ये प्रॉब्लम आ रहा है, कैसे फेस करें इसको, ये तो इश्यूज हैं, फिर क्या बोलते होंगे? हर एंटरप्रेन्योर के पास हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होता ही है, अदरवाइज आप चेयरमैन की सीट पे बैठे हो तो सॉल्यूशन तो होगा ही होगा, क्योंकि प्रॉब्लम तभी क्रिएट होता है जब सॉल्यूशन होता है उसका। तो सॉल्यूशन कैसे लाना है वो अपने ऊपर है। पॉजिटिव एटीट्यूड रहता है Positive. और कहीं पे भी अटकते हैं तो पापा के पास सॉल्यूशन होता ही है हर प्रॉब्लम का। हर problem। चलो, तो जतिन सर कैपेसिटी अभी कितनी है? कितनी लेके जाने की मतलब आप टारगेट कर रहे हो और कब तक ये पूरा रहेगा? अभी हमारा 71,000 टन का कैपेसिटी है और हम नेक्स्ट 10 इयर्स में 3x कैपेसिटी क्रिएट करेंगे और नेक्स्ट 15 इयर्स में 5x कैपेसिटी क्रिएट करेंगे। तो 71 का 2,10,000 टन मोटा मोटी हम कैपेसिटी नेक्स्ट 10 इयर्स में क्रिएट करेंगे। तो उसके लिए नया प्लांट? यस, नया प्लांट भी होगा और प्रोबेबली हम ईस्ट के अंदर जाने का सोच रहे हैं क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे स्टील कंपनीज है और वहाँ पे मेजर ग्रोथ प्लान आ रहा है स्टील कंपनीज का। तो हम लोग सोच रहे हैं कि यहाँ से यहाँ पे कैपेसिटी एक्सपांड करें, उसकी जगह वी विल गो टू ईस्ट। तो क्योंकि नई कैपेसिटी लगा रहे हो ऑब्वियसली, और बिना पैसे कैपेसिटी नहीं लगेगी, और दूसरी तरफ आपने डेट को भी रिड्यूस कर रहे हो। सो एक तरफ डेट का रिडक्शन, दूसरी तरफ कैपेसिटी एक्सपेंशन, ये तभी पॉसिबल है या तो आपके पास बहुत स्ट्रॉन्ग कैश फ्लो हो या आप कुछ बड़ा प्लान कर रहे हो फंड रेज के लिए। अभी ये सिचुएशन पे मैं बोथ द थिंग्स है, बैंक्स के पास भी जा सकते हैं और वी कैन गो विद द इन्वेस्टर्स आल्सो। जैसे जापानीज हमारे इन्वेस्टर्स है तो वी कैन दे आर रेडी टू सपोर्ट अस ऑन दैट फील्ड। ओके, अब ये नंबर्स पे आता हूँ, बहुत सारी कैपेसिटी भी तो हम बात कर ही रहे हैं। अच्छा, कैपेसिटी यूटिलाइजेशन कितना है रफली? अभी हम लोग 65% पे कैपेसिटी यूटिलाइजेशन पे, और ये पीक टाइम पे कितना रहता है आपको? 75 इज गुड नंबर। तो क्योंकि आप सामने बैठे हो तो बता ही तो लगे यार कि अगर क्वार्टर वाइज समझूं तो सबसे बेहतरीन क्वार्टर कंपनी कौन सी होती है? नॉर्मली Q3 और Q4 सबसे बेस्ट रहता है। रीजन बीइंग क्योंकि Q3 और Q4 में मेजर लोगों के स्टील प्लांट्स हो गए या फिर ना कहते हैं गवर्नमेंट कंपनी उनको प्रोजेक्ट्स पूरे करने रहते हैं, तो Q3 Q4 हमारे लिए बेस्ट रहता है। ओके, और क्योंकि Q1 में तो ऑर्डर डिस्पेंस होने में टाइम लगता है। Q1 में ऑर्डर फाइनलाइजेशन होते हैं या फिर बजट फाइनल होते हैं लोगों के, तो Q1 नॉर्मली स्लो रहता है। अब आओ जरा सर नंबर्स के ऊपर, जहाँ पे बहुत सारी बातें करनी है। पहला, ऑल टाइम हाई पर आपका सेल्स, ऑल टाइम हाई पर आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ऑल टाइम हाई के करीब आपका प्रॉफिट, ऐसा क्या कर रहे हो? आपको मैं बिजनेस वाइज अगर बताऊंगा तो हम लोगों ने अभी काफी ऑपरेशनल एफिशिएंसीज लाई है। पहले हम सोलर पावर यूज नहीं करते, तभी सोलर हमने एक्सपैंड बैकवर्ड इंटीग्रेशन के लिए। यस, ये चालू किया है। उसके सिवाय हमने प्रोडक्ट मिक्स काफी चेंज की है, उससे हमारा सेविंग ऑन प्रॉफिटेबिलिटी काफी बढ़ा है और यील्ड काफी अच्छा हुआ है, तो इस वजह से प्रॉफिट नंबर्स भी अच्छे आ रहे हैं। इंटरेस्ट कॉस्ट के ऊपर भी हम वर्क कर रहे हैं, तो वी आर रिड्यूसिंग आवर डेट और इंटरेस्ट कॉस्ट भी कम कर रहे हैं। 2 साल बहुत क्रूशियल साल है। 2018 पीक प्रॉफिट, पीक रेवेन्यू, पीक मार्जिन आपने उस साल हिट किया था, क्या हुआ था ऐसा? उस टाइम पे हमारा बिजनेस एसआर स्टील के साथ में काफी अच्छा था और एसआर स्टील को उस टाइम पे मटेरियल कोई देता नहीं था, रीजन बीइंग उसकी फाइनेंशियल हेल्थ खराब थी, बट वी गिव लॉट ऑफ मटेरियल और अच्छा मार्जिन निकलता था उसमें, तो हम लोगों ने रिस्क लिया और पैसा भी कमाया। तो सेम 2020 में आपके लॉस भी आए, बड़े मार्जिन भी श्रिंक कर गए, नेगेटिव गए और रेवेन्यूज भी टूट गए, इसकी वजह? सेम 2019 में गवर्नमेंट ने आईबीसी का रूल निकाला एंड नो वन न्यू के ना कहते हैं एसआर स्टील आईबीसी के अंदर चले जाएगा और ना बैंक्रप्सी फाइल होगी, फोर्सफुल बैंक्रप्सी फाइल होगी। और फिर 2020 में एनसीएलटी का और एनक्लेट का रूल आया कि ऑपरेशनल क्रेडिटर्स को नहीं से मिलेगा, अगर बैंकर चाहेगा तो ही होगा। तो बैंक्स ने ऑपरेशनल क्रेडिटर्स को
हार्डली 20% रिटर्न किया फॉर एसआर स्टील आईबीसी, और हम लोगों को उस वजह से काफी हिट हुआ था उस टाइम में, बट वी वर एबल टू सस्टेन। तो महेंद्र सर, जो 2018 में पीक प्रॉफिट 22 करोड़ का रिकॉर्ड प्रॉफिट और 2020 में रिकॉर्ड लॉस, दोनों सिचुएशन में क्या सोच रहे थे? 2018 का जो प्रॉफिट था वो मार्केट बहुत ज्यादा सपोर्ट हमको किया, और हमारा रेवेन्यू भी उस साल बहुत अच्छा था। मेरे ख्याल से मोर देन 500 करोड़ का रेवेन्यू उस टाइम पे हुआ हमारा, और मार्जिन्स भी वो टाइम पे मार्केट थोड़ा तेज हुआ, उसका बेनिफिट मिला। बट आगे जब एसआर स्टील को प्रॉब्लम हुआ आईबीसी का और इसका जो बैंक्रप्सी का, उस टाइम पे हमको 26 करोड़ का हिट हुआ। जो बैड डेब्ट्स हमने क्लेम किए एक ही साल में हमने क्लेम किए, कि कुछ भी अगर इन्वेस्टर को भी माइंड में एक आता है कि भाई इतना नुकसान हुआ एक साथ बैलेंस शीट में आ गया है, अगर मैं उसको डिफर करता 2 साल 3 साल में तो हर ईयर बैलेंस शीट में इफेक्ट नेगेटिव आती, और इन्वेस्टर को भी ऐसा होता आज इतना किया आज इतना किया, तो इन्वेस्टर का एक बार माइंड मेकअप हो गया कि भाई इतना लॉस हो गया। बट ऑपरेशनल प्रॉफिट था हमारा करीबन 7-8 करोड़ का, तो वो वजह से हमने उस समय पर एसआर कितना बड़ा कस्टमर रहा होगा आपका? अप्रोक्सीमेट एवरी मंथ हम लोग 20 करोड़ का सप्लाई करते हैं। परसेंटेज में ऐसे देखें तो ऑलमोस्ट 60% ऐसा होता है उस समय आता था। यस। अब जतिन सर, आपके जो टॉप 3 या टॉप 4 कस्टमर है, क्या रेवेन्यू देते होंगे? अभी अकेला नहीं, टॉप 4 उस समय एक अकेले का 60। हाँ, यस, टॉप 4 ऑन एन एवरेज 350 करोड़ का रेवेन्यू, परसेंटेज में 50% है। तो अब 4 कस्टमर आपके 50 देते हैं, उस समय अकेला 60 था। तो ये लर्निंग है आपके समय? ये बहुत बड़ी लर्निंग है, और आज की तारीख में एसआर स्टील का एएमएनएस का परसेंटेज वॉल्यूम हमारे बिजनेस के अंदर बहुत कम है। अच्छा। इन लास्ट 5-6 सालों में हमने एसआर स्टील को जो एएमएनएस है उसका हमारा परसेंटेज बहुत कम कर दिया। एंड सर, जतिन जी आया आपके पास ये लेकर कि जी 22 करोड़ का लॉस हो रहा है, इसको आपको काटने के लिए 4 साल दिए गवर्नमेंट, या 3 साल या 7 साल 5 साल जो भी दिए, आपने क्यों ऑप्ट किया कि मैं एक ही साल में पूरा का पूरा काटूं? एक ही साल में काटने का रीजन एक ही था, एज ए लिस्टेड कंपनी वी शुड बी ट्रांसपेरेंट टू अवर इन्वेस्टर्स कि भाई आपको इतना लॉस हिट हुआ है, जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है तो वो आगे पैसा आना नहीं है, और कंपनी देने वाली भी नहीं है क्योंकि जजमेंट आ चुका है। तो हमने वही सोचा कि इन्वेस्टर को ट्रांसपेरेंसी मिले कि भाई हमने इतना बैड डेब्ट्स हुआ है, वो हमने इमीडिएट बैलेंस शीट में शो कर दिया। तो उससे एक और हमको पॉजिटिव इफेक्ट मिला कि बैंकर्स हमारे साथ रहे, बैंक में कभी भी हमको इतना प्रॉब्लम नहीं किया, इतना बड़ा हिट आने से बैंक को सपोर्ट उनका भी रहा बैंक का, और इन्वेस्टर्स का जिन लोगों को थोड़ा बहुत लगा कि भाई कंपनी का बड़ा लॉस आया वो भी एग्जिट हुए उस टाइम पे, बट मोस्टली इन्वेस्टर्स हमारे जो स्टार्टिंग से थे वो लोगों ने एग्जिट नहीं किया। तो उस समय जो गए थे आ जाते वापस? वो वापस आ गए। मानते कुछ नहीं, मानते कुछ नहीं है, बट अगेन कंपनी के अंदर इन्वेस्टेड है। ओके, एक चीज और, क्योंकि एक बिजनेस को आपने खड़ा किया 2015 से, आप बढ़ाए जा रहे हो 4 टाइम्स बढ़ता रहता है। जैसे आमतौर पर शेयर मार्केट में नहीं होता कि मैंने इतना पैसा डाला और इतना बढ़ गया, ऑपरेशनली 0 हो गया। क्या लगा था उस समय आपको? फील नहीं हुआ कि इतना लॉस खा गया, मैं कैसे वापस क्या करूं उसको? नहीं, वो क्या होता है बिजनेस के अंदर, एंटरप्रेन्योर उसी को बोलते हैं कि लॉस को लर्निंग समझ के उसको कैसे सक्सेस में कन्वर्ट करो, क्योंकि लॉस ऑलवेज सिखाता है अपने को, तो उसको कैसे पॉजिटिव लेके कि आगे के लिए आपको क्या करना है, वो स्ट्रेटेजी प्लानिंग करना है, स्ट्रेटेजिकली आपको एक्ट करना है, और कैसे उसको कवर करना है, कैसे और ज्यादा बेटर ग्रो करना है। तो जतिन सर, जिस साल की ये बात है, एक तरफ आपको खाए हो लॉस एसआर का, सामने कोविड जिसमें काम भी बंद है, ये सिचुएशन बहुत टाइट सिचुएशन दिख रही है, और वहां से आपने अपने आप को बढ़ाते मतलब डबल रेवेन्यूज, करीब सेम लेवल ऑफ इबिटा, मार्जिन भी सेम लेवल पर, लॉस से देखा जाए तो मल्टीपल फोल्ड जंप। ये क्या लर्निंग, क्या ग्रोथ का ट्रिगर, क्या ड्राइवर रहा उस समय? कोविड के बाद में सुपर साइकिल चल रहा है कमोडिटीज का, तो डिमांड
प्लस प्राइजेस सब बढ़ते ही जा रहे हैं। और कोविड के समय जब लॉकडाउन था, गवर्नमेंट ने मेटल कंपनीज को एज अ बैकबोन ऑफ द कंट्री होता है तो उनको चालू रहने की परमिशन दी थी। तो इन कोविड टाइम हमारा फैक्ट्री एक दिन भी बंद नहीं रहा था और एक्सपोर्ट्स चालू था। हमने जापान भर भर के माल भेजा उस टाइम पे और अच्छा पैसा कमाया कोविड में। कोविड टाइम मेटल्स के लिए और हमारी कंपनी के लिए बहुत अच्छा पीरियड था। तो जो लॉस थे उसके सामने आना क्या था, हमारा काम चल रहा था, तो हमको ऐसा था कि नहीं, वी विल कम बैक विद दिस अपॉर्चुनिटी एज अ अपॉर्चुनिटी, और हमने अच्छा काम किया और डाइवर्सिफाई किया काफी खुद को। तो 60% धंधा एक बंदे से आ रहा है और वो सडनली 40 ही रह गया, और वो 40 को 60 को कंपनसेट करना है। सो कितना टाइम लगा ये एडजस्टमेंट दिमाग में लगाने के लिए कि इसे हम कैसे करेंगे और करने में एक्चुअल आप देखेंगे हमने कंसोलिडेशन किया 2020 के बाद में। हमारा रेवेन्यू जो 500 करोड़ चल रहा था 2020 से पहले, 2020 के बाद में हमने बहुत कंसोलिडेशन किया था, तो 350 करोड़ के आसपास आ गए थे, जस्ट टू फिगर इट आउट कि इसको कंपनसेशन कैसे करेंगे। फिर बाद में धीरे धीरे हम हमारे कस्टमर बेस बढ़ाते गए और आज हम कोई भी एक कस्टमर के ऊपर इतना डिपेंडेंट नहीं है। कस्टमर टोटल हमारे पास 95 to 100 कस्टमर्स है और सबके पास, मतलब सबको हम इक्वली भी देंगे तो भी हमारा रेवेन्यू इससे ज्यादा होगा। तो महेंद्र सर, क्योंकि आप 10 साल का प्लान करके ही चलते हो, तो लगे बता ही दो, आज हम 625 करोड़ के रेवेन्यू पे बैठे हैं, ठीक है। प्रॉफिटेबिलिटी चलो तो बदलती रहेगी, लेकिन 625 करोड़ के रेवेन्यू पे बैठे हैं। मैं अगर 5 साल बाद पूछूं 2030 में कहाँ देख रहे हो आप रेवेन्यू का नंबर, वो हाइपोथेटिकली 5 साल में अगर मेरा जो ड्रीम है, आई शुड रीच अराउंड 2000 crores, यानी यहाँ से 4 से 5 गुना ऊपर, और 10 साल में मोर देन 3000। तो वो जो कंपाउंडिंग का फंडा है वो पीछे ऐड हो जाएगा, और मोटा मोटा सेम मार्जिन या बेटर मार्जिन, वो 8-8.5% मार्जिन जा रहा है। मार्जिन्स विल इंक्रीज, क्योंकि जब भी रेवेन्यू बढ़ता है तो जो कॉस्टिंग आपकी है, जो फिक्स कॉस्ट्स है, वो थोड़ी परसेंटेज उतना नहीं बढ़ता है जितना सेल्स बढ़ता है। तो मार्जिन्स ऑलवेज परसेंटेज में भले माइनॉरिटी हो, बट जब रेवेन्यू हाई होती है तो उसको बॉटम लाइन पे इफेक्ट अच्छी मिलती है उसकी। ओके, अब आओ जरा डेट वाली साइड पर। एक स्पेस तक आप लोग डेट बढ़ाते गए क्योंकि वो ऑब्वियसली बात है ग्रोइंग स्पेस था। इस बार आपने बहुत स्ट्रांगली डेट को रिड्यूस किया। इस बार के लास्ट नंबर जो हम देख रहे थे, अच्छा खासा डेट रिडक्शन है। तो डेट कहां पर आप कंफर्टेबल हो? डेट टू इक्विटी तो आपका एक के नीचे है, तो साफ दिख ही रहा है। सो कंफर्ट लेवल क्या है, क्या टारगेट आपने करके रखा हुआ है? हमको डेट फ्री बनाना है नेक्स्ट 4 to 5 years। मेटल कंपनी डेट फ्री? यस, वी वांट टू बी डेट फ्री कंपनी। और हमने आपको जैसे बताया कि हम ब्रांडेड डीऑक्स के सेक्टर के अंदर माने जाते हैं। पहले हम क्रेडिट पे माल देते थे, आज की तारीख में हम क्रेडिट पे माल नहीं देते, एडवांस में माल देते। तो ये चेंज आया। आज हमको वर्किंग कैपिटल के लिए सबसे ज्यादा पैसा चाहिए और क्रेडिट देने के लिए पैसा चाहिए, पर वो क्रेडिट साइकिल जो है वो हमने निकाल दी है। तो हमारा एवरेज क्रेडिट डेज जो 55-60 रहता था पहले, विच हैज कम डाउन नाउ टू 25 डेज। वो भी जैसे गवर्नमेंट कंपनीज को कंडक्टर्स वगैरह देते, तो उस वजह से हमारा एवरेज डाउन। बाकी मेजर कस्टमर से हम एडवांस ही लेते हैं। तो अभी कंपनी का डेट कितना होगा अपनी? 78 करोड़। 78 करोड़। मोटा मोटा जो मेरे पास नंबर है कि आप 30 करोड़ के आसपास है कैश फ्लो जनरेट कर रहे हो इस समय। सो और लास्ट ईयर ये कैश फ्लो का नंबर बहुत ही बुरी तरह से नेगेटिव था। तो ये जो नेगेटिव क्यों पॉजिटिव आया या नेगेटिव क्यों गया, इसको कैसे समझें? मैं आपको ये बता रहा हूँ, जब जेएफई आया लास्ट 2 साल पहले, तो उस टाइम पे हम क्रेडिट पे माल देते थे और अभी हम एडवांस पे दे रहे हैं। तो वो उससे हमारा कैश फ्लो नेट पॉजिटिव हो गया। 51 करोड़ का स्विंग है कैश फ्लो में, नेगेटिव से पॉजिटिव 30 करोड़ आने में। इतना अंतर ले लिया आपने सिर्फ इसी चीज के लिए। स्ट्रेंज। गोइंग फॉरवर्ड कैश फ्लो पॉजिटिव ही मान के चले फिर तो हम, क्योंकि अगर उस पर रखोगे आप तो अगर आपका जो नया प्लांट आ रहा है जो कैपेक्स आप कर रहे हो, इंटरनल अक्रूवल एंड फर्दर डेट या फर्दर फंड रेज, इसके थ्रू पूरा हो सकता है वो। सो एग्जिस्टिंग कंपनी की जो लिक्विडिटी है, जो सिचुएशन है, वो कंफर्टेबल है फर्दर कैपेक्स के लिए जो आपने ईयर मार्क कर रखा है। ओके, एक और चीज, प्रमोटर एंटिटीज की तरफ से थोड़ा सा स्टेक नीचे आया है, वो शायद जेएफई का कुछ एडजस्टमेंट भी है उसमें। इसको आप पूरा समझाना जरा।
हमारा 75%, 74.85% हमारा स्टेक था प्री जेएफई, और फिर बाद में ना जेएफई को हमने एज अ न्यू इक्विटी शेयर्स अलॉट किए थे 5.8%। वो होने की वजह से हमारा स्टेक परसेंटेज में डाइल्यूट हुआ, बट नंबर ऑफ शेयर्स तो उतने ही है। ओके, तो अब ये जेएफई का ये परसेंटेज वाला हिस्सा भी जरा समझाना, क्योंकि जेएफई आपका कस्टमर भी है, जापान का लार्जेस्ट स्टील कंपनीज में से एक भी है और क्रेडिबल भी है, और वो आपके अंदर स्टेक होल्डर भी है। सो ये चारों इक्वेशन को अगर मैं जोड़ूं तो जेएफई से आपका रिलेशनशिप एक्चुअल में है क्या? उन्होंने स्ट्रेटेजिकली इंडिया के अंदर हमारी कंपनी में इन्वेस्ट किया है। बेसिकली वो जेएसडब्ल्यू स्टील के भी पार्टनर्स है, और जेएसडब्ल्यू भूषण में भी थे शायद। यस, भूषण पावर एंड स्टील में जो जेएसडब्ल्यू ने एक्वायर किया था उसमें 50% स्टेक है उनका, और वो प्लांट से उनका 10 मिलियन टन का प्लान है फ्यूचर के अंदर। 10 मिलियन टन ऑफ स्टील रिक्वायर्स 3000 टन ऑफ डीऑक्स एवरी मंथ, दैट इज 36,000 टन ऑफ डीऑक्स एवरी मंथ। और जेएफई का प्लांट है तो बट ऑब्वियस है वो जेएफई ही देगी माल उसको डीऑक्स। सो बिकॉज ऑफ दिस स्ट्रेटेजी दे इन्वेस्टेड इन आवर कंपनी एंड वी गेव देम डिस्ट्रीब्यूशन राइट। वो डीऑक्स किसी के पास में से ले नहीं सकते इंडिया में से फॉर इंडियन मार्केट। So, but obviously that will be bought from us only, and that is the reason they have invested in us. और उसके सिवाय JSW स्टील के अंदर भी उनको स्पेशल मिलता है कि भाई अगर जेएफई देती है तो बाय फ्रॉम जेएफई, फर्स्ट राइट ऑफ रिफ्यूजल जो बोलता है। अगर जेएफई अपनी कैपेसिटी एक्सपैंड करेगी, या मैं जो समझ पा रहा हूँ स्टील कंपनियां अगर जेएफई से डिमांड करेंगी या जेएफई इंडिविजुअल अपनी कैपेसिटी बढ़ाएगी चाहे इंडिया में या जापान में, तो वो आपसे ही आपका प्रोडक्ट लेगी, इंडिया के अंदर हमसे ही लेगी। ओके। और अगर इंडियन स्टील कंपनीज अपनी कैपेसिटी बढ़ाती हैं तो भी वो आपसे ही प्रोडक्ट लेगी। यस, नॉट ऑल स्टील कंपनीज, मेनली जो आपके कस्टमर। अब दो तीन चीजें और, आमतौर पर कोई रीफाइनेंसिंग रिस्क आपको दिख रहा है कोई फॉरवर्ड अगले 1 से 2 साल या 2 से 3 साल? ऐसा मेरे को मेटल सेक्टर के अंदर, मेटल स्पेस के अंदर कोई रिस्क नहीं दिख रहा है बेसिकली, क्योंकि डिमांड प्रोस्पेक्टिव और इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ के अंदर हमारा मटेरियल ज्यादा तो वो है। हालांकि जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस जैसे ये वॉर आया, ऐसे कोई वर्स सिचुएशंस आए देन वी डोंट नो। कोविड के टाइम पे हुआ था? कोविड के टाइम पे नहीं हुआ था। कोविड के टाइम पे सप्लाई चेन चल रही थी, रुकी नहीं थी। अभी ये स्टेट ऑफ हॉर्मुज के वजह से थोड़ा सा इश्यू है, क्योंकि हमारा एक्सपोर्ट होता है सऊदी गवर्नमेंट को, बट सऊदी गवर्नमेंट जो उनका स्टील प्लांट हदीद स्टील ने हमको इतना सपोर्ट किया है कि भाई आप एक काम करो, आपके वहां से हम गुड्स उठा लेंगे। तो दैट सपोर्ट दे हैव गिवन, क्योंकि फ्रेट कॉस्ट काफी बढ़ गया है। तो आपके केस में सारे मार्की क्लाइंट्स हैं, चाहे टाटा स्टील हो, जेएसडब्ल्यू हो, एसआर हो, मतलब जो नई एसआर है, गवर्नमेंट हो, एंड पावर कंपनी, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हो। सो पेमेंट डिलेज, डिफॉल्ट के तो चांसेस नील ही है ऑलमोस्ट, ये सभी बड़े नाम है, लेकिन डिलेज का साइकिल कैसे मैनेज करते हो? जेएसडब्ल्यू स्टील से हम एलसी लेते हैं, पहले एडवांस ले रहे थे, अभी एलसी वो दे रहे हैं क्योंकि उनके साथ में बिजनेस बढ़ गया है। फिर टाटा स्टील का पेमेंट, टाटा स्टील की खुद की कंपनी है नेक्सास करके, तो वो डिस्काउंट कर देती है पेमेंट्स। और रहा आपका आर्सेल मित्तल निपॉन स्टील, वो भी पेमेंट गुड पे मास्टर है, तो पेमेंट्स डिलेस कहीं से नहीं आ रहे। गवर्नमेंट कंपनीज लाइक डिस्कॉम जैसे आपका गेटको हो गया, यूजीवीसीएल, पीजीवीसीएल, तो दे आर वेरी कैश रिच और उनका पेमेंट कभी डिले नहीं होता है। एक चीज जो मतलब हर आदमी के मन में होगा, भी आप ही इसका जवाब दे सकते हो ऑब्वियसली, 2015 से 2026 एडवेंचर ईयर रहे आपकी कंपनी के लिए। शेयर होल्डर ने बनाया 135 गुना रिटर्न, 135 गुना। अब 135 गुना रिटर्न बनाने वाला आदमी पूछेगा भी कि यहां से आगे क्या, तो क्या? सर, हमारा कंपनी इन्वेस्टर फ्रेंडली है और ग्रोथ प्रोस्पेक्टिव ऑलरेडी दिख रहा है। तो हमारी कंपनी में आज 96 में भी जिसने इन्वेस्ट किया था वो भी ही इज स्टिल विद अस। सो आई थिंक इट्स अ गुड टाइम एंड गुड इज स्टिल टू कम, दैट ओनली आई कैन से। तो आपने एक कैलकुलेशन मुझे बताया था आपके एक्चुअल इन्वेस्टर्स का, वो नंबर क्या था सर? उस नंबर को
जैसे 2015 में लिस्टिंग हुआ हमारा, तब शेयर का प्राइस 10 रुपीज से लिस्टिंग था हमारा जो, और उसके बाद आज आप गिनो एक शेयर की वैल्यू 36 शेयर्स में कन्वर्ट हुई, क्योंकि हमने जो बोनस 3.6 टाइम्स बोनस दिया और कन्वर्ट किया इनटू 1 रुपीज, तो 10 टाइम्स वो हो गया, तो 36 टाइम्स शेयर्स बढ़े और प्राइस तो आप कैलकुलेट उससे कर लो। तो बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने उस समय पैसा डाला होगा, वो है आज आज भी भी? इन्वेस्टर है, जो आपके दोस्त मित्र Yeah. वगैरह सब रहेंगे, लोग इन्वेस्टेड। और बहुत सारे लोगों ने उससे माल बेच भी दिया होगा। क्या वो कम वापस लोगों आते ने- हैं? बहुत कम लोगों ने बेचा। मान लो किसी ने बेच दिया, हाँ, आता है पलट के दे दो, अब शेयर चाहिए हमको, भाग्य था। तो मार्केट के ओपन हम लोग तो कुछ नहीं कर सकते, नहीं, लेकिन कोई प्री इश्यू होता है ना, उगता सूरज जब दिखता है आदमी तब पहले भागता है। जब कभी, क्योंकि एनसीएलटी के टाइम पर जब नीचे आया होगा शेयर, तब सबको लगा होगा अब तो हो गया खत्म कहानी। उस सिचुएशन में जब पलटी हुई कहानी, तब लोग आए या लगा कि नहीं चलो ठीक है देखेंगे? जनरली इन्वेस्टर्स का माइंड क्या होता है, जब भी पॉजिटिव आता है तो लेने भागते हैं, अगर नेगेटिव आता है तो बेच देते हैं, तो ये तो एक ह्यूमन नेचर है, तो उसको तो आपको पार्ट ऑफ द इन्वेस्टमेंट्स हो गया, पार्ट ऑफ द बिजनेस हो गया, उसको समझ के चलना है। दो तीन सवाल हो गए, वो भले ही आपके बिजनेस रिलेटेड ना हो। जैसे सर, पहला सवाल आपसे जो मेरे को पता चला अभी थोड़ी देर पहले कि आप एडवेंचर स्पोर्ट करते हो, कम पड़ रहा था क्या कंपनी में एडवेंचर स्पोर्ट भी करने चले गए? नहीं, मैं बहुत जल्दी बिजनेस में आ गया था, 17 साल की उम्र में बिजनेस में आ गया था। तो ट्रैवल उस टाइम पे बहुत करता था, क्योंकि हमारा इंपोर्ट बेस्ड काम था बेसिकली, और उस टाइम पे मैं एक एक सिंगल कंटेनर भी देखने जाता था बेसिकली। इतना बिजनेस सीखने के लिए आपको ट्रैवल करना पड़ता है कि भाई मार्केट में क्या चल रहा है, यूरोप में कैसे लोग बना रहे, अमेरिका में कैसे काम कर रहे, तो उस वजह से मैं ट्रैवल बहुत करता था और यंग था, तो उस वजह से मेरे को ट्रैवल के टाइम पे ये एडवेंचर स्पोर्ट्स का बहुत इंटरेस्ट जागा था। सारे एडवेंचर स्पोर्ट तो मैंने स्काई डाइविंग किया हुआ है, फिर रिवर राफ्टिंग किया हुआ है, बंगी किया हुआ है, और काफी दूसरे माउंटेनियरिंग भी किया हुआ है। तो नहीं सर, आपके केस में इतना स्ट्रेस है, दुनिया भर की चीजें आप पे आगे खत्म होती है, सो आप कैसे स्ट्रेस रिलीव करते हो? मैं कभी स्ट्रेस लेता ही नहीं, ऑलवेज टेक इट इजी। तो कैसा अपना दिन का रूटीन चलता है, क्या चीज में इंटरेस्ट रहता है? डिसिप्लिन लाइफ है मेरी, ऑलवेज समय से उठना, समय से सो जाना, और कोई भी मतलब अनडिसिप्लिन वे में नहीं चलता, हेल्थ कॉन्शियस भी हूँ। डिसिप्लिन लाइफ जब भी होती है तो यू रिमेन ऑलवेज फिट, आपकी जो सोच है उसमें पॉजिटिविटी आती है, क्योंकि ऑलवेज डिसिप्लिन से ही पॉजिटिव, आपके थॉट्स नेगेटिव होंगे तो सोच भी आपकी नेगेटिव आएगी। तो महेंद्र सर, अगर आप आरफिन स्टील में नहीं होती या इस बिजनेस में नहीं होती तो कहाँ होती? नहीं सर, मैंने ऑलवेज जो प्रोडक्ट फास्ट मूविंग है उसी के लिए सोचा, मैंने टेक्सटाइल भी किया, गारमेंट्स भी किया, बट वो टाइम पे मेरे को सेटिस्फाइड नहीं कर पाया, मेरे को ऐसा चाहिए कुछ बड़ा करना है, तो बड़ा कहाँ होगा, कमोडिटी होगा, तो मेटल को आप एक कुछ पोर्शन कमोडिटी, अगर स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट नहीं है तो कमोडिटी समझ सकते हैं, तो फास्ट मूविंग है, बिजनेस इजी है इसका, सेल्स अगर आपकी प्रोडक्ट सही है, अच्छी प्रोडक्ट है, तो आपको बेचने में दिक्कत नहीं आएगी। कभी सोचा था कि जब जर्नी शुरू की थी कि यहाँ तक पहुंच जाऊंगा, लिस्टेड कंपनी होगी, ऐसा बड़ा मार्केट कैप होगा, ऐसा बड़ा सेल्स होगा, ऐसा बड़ा नंबर होगा, हजारों करोड़ों में बात कर रहा हूँ? नहीं सर, मैं ऑलवेज बड़ा ही सोचता था, ड्रीम्स बड़े बड़े रहते थे, और ऑलवेज उसी के लिए मेहनत की है, जो ड्रीम्स है मेरे उसको कैसे फुलफिल किया जाए, तो उसी के लिए काम किया है, और वो मतलब पूरी मन से उसको ड्रीम को फुलफिल करने के लिए काम किया। कोई रिग्रेट लगता है कि हाँ ये चीज मिल जाती तो शायद थोड़ा और मजा आ जाता? नहीं, ऑलवेज सेटिस्फेक्शन तो आदमी को रहना चाहिए, बट बड़ा बनने के लिए सेटिस्फेक्शन कभी नहीं रहना कि यहाँ अटक गए, आदमी को आगे आगे ही चलते जाना। तो क्योंकि आप इतनी लंबी जर्नी चल चुके हो, बहुतों के लिए इंस्पिरेशन हो, सो आपके हिसाब से सक्सेस क्या है? एथिकली अगर आप काम करते हो, आपकी जो ब्रांड बनती है, रेपुटेशन बनती है, पैसा तो अपने आप आएगा, बट जो मार्केट रेपुटेशन है, आपकी जो इज्जत है, दैट इज सक्सेस। और आज अगर किसी प्लेटफॉर्म पे खड़े होके उन लोगों को जो आपको देख रहे हैं,
उनको कुछ कहना हो तो आप क्या कहोगे? ऑलवेज एथिकली काम करो तो अपने आप सक्सेस मिलेगी, पैसा भी अपने आप आएगा। अगर एथिक्स है, मेहनत है, तो नसीब आगे चलता है। भले आप 70% 60% नसीब को देते हैं, बट मेहनत 30% बहुत बड़ा रोल करती है। एथिक्स उससे भी ज्यादा रोल है लाइफ के अंदर। तो एथिक्स होगा, ईमानदारी से काम करेंगे, सक्सेस विल बी ऑलवेज योर्स। देखिए, दो लोग ना हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, एक फैमिली और दूसरा गवर्नमेंट। तो ये दोनों आपको कैसे सपोर्ट करते रहे? फैमिली इज ऑलवेज प्रायोरिटी। आपकी लाइफ में अगर फैमिली खुश है आपसे और आप फैमिली से खुश हो, तो हरदम आप फ्रेश रहेंगे, पॉजिटिविटी रहेगी। गवर्नमेंट इज पार्ट ऑफ द बिजनेस दैट सबको फेस करना है और उसको पॉजिटिव लेके करना है। अगर आप ईमानदारी से एथिकली काम कर रहे हो तो गवर्नमेंट विल ऑलवेज सपोर्ट। तो जतिन सर, आप एज अ फादर नहीं, एज अ चेयरमैन क्या सीखते हो इनसे? इंस्पिरेशन है। मेरे पास जहाँ आइडियाज खत्म हो जाते हैं, फादर के पास में आइडियाज चालू होते हैं। सो ही गिव्स मी इंस्पिरेशन एंड आई कैन ऑलवेज लुक ऑन हिम। तो अगर कोई ऐसी चीज आपको लगता है कि मुझे इनसे गैदर करनी चाहिए, तो क्या गैदर करोगे, ज्यादा से ज्यादा लेना चाहोगे? नॉलेज बहुत अच्छा है फादर के पास में, और मेटल की पहचान और पकड़ बहुत अच्छी है। तो आई ऑलवेज लर्न, टेक राइट डिसीजन थ्रू हिज विजन। तो महेंद्र सर, लास्टली शेयर होल्डर सुन रहे होंगे, ऑब्वियसली 3 तरह के होंगे। पहला वही जिसने पैसा डाला है और बैठा है, दूसरा वही जो सुनने के बाद पैसा डालने की सोच रहा होगा, तीसरा वही जो शायद पैसा बना के निकल गया होगा और दोबारा आपको देख रहा होगा। सो इन तीनों तरह के शेयर होल्डर्स के लिए क्या कहना चाहोगे कि 2030 में आरफिन कैसी दिखेगी? ऑलवेज उनको स्टडी प्रमोटर को करना है। नंबर्स तो ऑलवेज होते ही है, दैट इज ट्रांसपेरेंसी है, सब जगह आपको मिलेगा। बट प्रमोटर के ऊपर कितना ट्रस्ट कर पाता है इन्वेस्टर, उसके ऊपर उसको इन्वेस्ट करना चाहिए। मैं हमेशा एक ही बात कहूँगा, टेक द राइट डिसीजन फॉर इन्वेस्टमेंट, कि उसको क्या दिखता है आरफिन में, ही कैन टेक हिज डिसीजन टू इन्वेस्ट। तो आरफिन टाइटेनियम, ये एक नया आर्म जिस पे आप लोग काम कर रहे हो, और मेरे ख्याल से हायर मार्जिन बिजनेस भी है। पूरा डिटेल इसका हमने क्या किया है, जैसे हमारा 2 डिविजन है, एक फेरोएलॉय डिवीजन एंड एक एल्यूमिनियम डिवीजन। तो एल्यूमिनियम को और फेरोएलॉय डिवीजन को अलग हमने किया है फॉर बेटर मैनेजमेंट, एंड फेरोएलॉय डिवीजन को बड़ा ग्रो कर सकते हैं हम लोग इसलिए एक 100% सब्सिडरी कंपनी बनाई है, आरफिन टाइटेनियम एंड स्पेशलिटी एलॉयज लिमिटेड। ये अभी तक आरफिन की 100% सब्सिडरी है। तो उसके अंदर हम लोग सारे फेरोएलॉयज एंड स्पेशल एलॉयज, इनर कूलेंट, जो फाउंड्रीज रॉ मटेरियल है, वो सारे बना रहे हैं। तो अरे तो हाइपोथेटिकली है, आगे चल के डीमर्जर आएगा क्या? इट्स सब्सिडरी, डीमर्जर नहीं होगा क्योंकि प्रोडक्ट पूरी अलग है और आरफिन की सब्सिडरी है, मालिक तो आरफिन ही है उसका। तो नया आईपीओ वी मे गो फॉर लिस्टिंग फॉर बेटर वैल्यूएशन फॉर द इन्वेस्टर्स। इन्वेस्टर्स को बेनिफिट मिले, आरफिन के इन्वेस्टर्स को उसका बेनिफिट मिले, क्योंकि 100% शेयर्स अभी तो आरफिन के पास है उनके। तो मे बी इन फ्यूचर वी मे प्लान फॉर लिस्टिंग, तो ट्रांसपेरेंसी और बढ़ेगी इसकी प्रोडक्ट रिलेटेड एंड फॉर द कंपनी रिलेटेड। तो उस सेगमेंट के, क्योंकि वो स्पेशलिटी सब्जेक्ट्स प्रोडक्ट्स डील करता है, yes. मार्जिन उसके बेटर साइड पर रहते हैं। यस, ऑलवेज स्पेशल प्रोडक्ट जो भी होती है, जो निश प्रोडक्ट है, काफी कम लोग बनाते हैं, उसके मार्जिन्स अच्छे रहेंगे। एंड हमारे इस कंपनी के जो भी प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, काफी जापान एक्सपोर्ट हो रहे हैं। ऑलमोस्ट आई थिंक मोर देन 60% सेल्स हम लोग अभी जापान में कैटर कर रहे हैं। सो सेम एग्जिस्टिंग क्लाइंट ही वो लेते हैं, डिफरेंट क्लाइंट। ये फाउंड्री मटेरियल है, उसके क्लाइंट अलग है। स्टील सेक्टर्स के जैसे फेरो टाइटेनियम है, दैट इज स्पेशल, तो वो एग्जिस्टिंग क्लाइंट हमारा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया महेंद्र सर, आपका भी, जतिन सर आपका भी। सारे पक्ष आई थिंक मैंने कवर कर ही लिए मोर लेस, और बहुत बहुत शुक्रिया अपना समय देने के लिए, बातचीत करने के लिए। आपसे बात करके हमेशा अच्छा लगा और अच्छी इंस्पिरेशन रही, और उम्मीद है 135 गुना के जो तेजी है ये आगे भी कंटिन्यू रहेगी जब हम नेक्स्ट टाइम मिलेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर अपना समय देने के लिए।
थैंक यू सर। थैंक यू।